जय हिंद छात्रों। कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है फिर से एक और नए सेशन में। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न आपका क्या है कि निम्न में से कौन सा रोग दूषित जल पीने से होता है। इन चारों ऑप्शनों में से क्या हैजा या फिर सूखा रोग या फिर एनीमिया या फिर स्कर्वी, आप लोग बताइए इन चारों में से कौन सा रोग आपका दूषित जल पीने से होता है। फटाफट बताइए। तो देखिए आप लोग को बताते चलें कि आप सबको पता है कि स्कर्वी जो होता है ये स्कर्वी किसकी कमी के कारण होता है, विटामिन सी की कमी के कारण स्कर्वी होता है। मतलब एनीमिया जानते हैं, ये एनीमिया किसको बोलते हैं, रक्त की कमी को बोलते हैं। इस किसकी कमी को, रक्त की कमी को। और रक्त की कमी में किसका कमी हो जाता है, लोहे का कमी होता है। ठीक है मेरे छात्रों। तो सूखा रोग जो होता है ये आपका विटामिन डी की कमी के कारण होता है। किसी कमी के कारण, विटामिन डी की कमी के कारण। तो देखिए इस सवाल का क्या सवाल पूछा था कि दूषित जल पीने से होता है। तो देखिए आपका सूखा रोग तो आपका विटामिन डी से हो गया, आपका एनीमिया रक्त की कमी से हो गया, और विटामिन सी से स्कर्वी हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा मेरे छात्रों, हैजा जो है, हैजा वो क्या होता है आपका दूषित जल यानी गंदा जल पीने से आपका हैजा रोग हो सकता है। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं इसके बाद अगले प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न संख्या दूसरा में। देखिए प्रश्न संख्या दूसरा आपका क्या बोल रहा है कि ईसीजी है, ईसीजी है यानी ईसीजी का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, यानी उसका फुल फॉर्म क्या होगा। क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोसिफेलोग्राफ या फिर इलेक्ट्रॉन कार्डियोग्राफ या फिर एंडोस्कोपोग्राफ या फिर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। बताइए ईसीजी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, आप लोग बताइए। तो देखिए ये जो ईसीजी है, ईसीजी इसका इस्तेमाल किस में किया जाता है, हृदय की धड़कन यानी हृदय की गति, हृदय की गतिविधि को मापने के लिए। किसका, हृदय की गतिविधि को, कि हृदय कितना गति कर रहा है, हृदय की गतिविधि को मापने के लिए आपका ईसीजी का इस्तेमाल किया जाता है। प्रिय छात्रों आप लोग जानते हैं। तो देखिए ईसीजी का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ हो जाता है। क्या हो जाता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ हो जाता है। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न का दूसरा का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ये भी सवाल बनता है कि ईसीजी का इस्तेमाल किस में, शरीर के किस अंग के लिए किया जाता है। तो ये आपका किसके लिए, हृदय के लिए किया जाता है। चलते हैं इसके अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न देखिए आपका प्रश्न संख्या 3 क्या बोल रहा है कि मस्तिष्क के उस भाग की पहचान कीजिए जो शारीरिक मुद्रा, संतुलन और समावस्था को नियंत्रित करता है। यानी आपके शरीर को संतुलन जो बनाए रखने का काम करता है, तो मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है। क्या आपका सेरेब्रम हो जाएगा या फिर ब्रेन स्टेम हो जाएगा या फिर डायनसेफेलॉन हो जाएगा या फिर सेरेबेलम हो जाएगा। तो देखिए आप सबको पता है कि हमारा मस्तिष्क जो है वो कितने 3 भागों में बटा हुआ है, और उस 3 भागों में सबसे बड़ा भाग क्या है, सेरेब्रम है। ये कितना 2/3 भाग आपका क्या है, सेरेब्रम है। उसके बाद आप जानते हैं कि एक क्या आपका सेरेबेलम है। ये सेरेबेलम ये क्या करता है, आपका मस्तिष्क का ना यानी शरीर का संतुलन बनाए रखने का काम कौन करता है, आपका सेरिबेलम ही करता है। शरीर का संतुलन बनाए रखने का काम कौन करता है प्रिय छात्रों, सेरिबेलम करता है। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि पूछा था कि संतुलन को कौन नियंत्रित करता है शरीर का। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलते हैं 3 के बाद चलते हैं चौथा प्रश्न में फटाफट। देखिए कल हम लोग साइंस का 100 क्वेश्चन फटाफट रिवीजन वाला वीडियो डाल चुके हैं। जो भी नहीं देखे उसको आप लोग देख लीजिए, बहुत फायदेमंद होगा आप लोगों के लिए। देखिए क्या है कि मनुष्यों में निम्नलिखित में से कौन सी अंतस्रावी ग्रंथि युग्मक यानी जोड़े के रूप में नहीं पाया जाता है। यानी इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा एक ग्रंथि है जो जोड़े में नहीं पाया जाता है। तो देखिए पहला ऑप्शन है एड्रिनल ग्रंथि, दूसरा है पिट्यूटरी ग्लैंड, तीसरा है टेस्टिस ग्लैंड और चौथा है ओवरी। तो आप लोग बताइए इन चारों में से कौन जोड़े में नहीं पाया जाता है। तो आप सबको पता है कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इसको क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड के नाम से इसको जाना जाता है, आप सबको पता है। और टेस्टिस जो है, टेस्टिस इससे कौन सा हार्मोन निकलता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, सॉरी रुकिएगा थोड़ा सा आप लोग, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इससे स्रावित होता है। तो ओवरी से जो है, ओवरी से क्या निकलता है, अंडाणु यानी ओवम स्रावित होता है। ये बात आप लोग जानते हैं। तो देखिए क्या बोला है कि और एड्रिनल जो है, एड्रिनल ग्रंथि जो है इससे एड्रिनलिन हार्मोन, कौन सा, एड्रीनेलिन हार्मोन इससे स्रावित होता है। अब आपको पूछा कि कौन अंतस्रावी ग्रंथि युग्म यानी जोड़े में नहीं पाया जाता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये आपका जोड़े में नहीं पाया जाता है। ये आपका पिट्यूटरी ग्लैंड जो है जोड़े में नहीं पाया जाता है। बाकी आपका एड्रिनल ग्लैंड भी जोड़े में पाया जाता है, जो किडनी के ऊपर पाया जाता है। आपका टेस्टिस भी आपका जोड़े में पाया जाता है और ओवरी भी जोड़े में पाया जाता है। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा प्रिय छात्र, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं 4 के बाद चलते हैं 5वां प्रश्न में, प्रश्न संख्या 5। तो ये प्रश्न संख्या 5 क्या बोल रहा है
कि सफ़ेद रक्त कण यानी WBC का मुख्य कार्य क्या है। WBC जो है उसका मुख्य कार्य क्या है। देखिए आपको पता है एक क्या होता है RBC होता है, एक क्या होता है आपका WBC होता है, और एक आपका होता है पट्टिका यानी प्लेटलेट्स होता है। आपका तीन होता है, एक RBC WBC और प्लेटलेट्स होता है। तो देखिए आपको पता है कि RBC का क्या काम है, वो ऑक्सीजन को लेने का काम करता है, लेकिन WBC का क्या काम है, ये आपके शरीर में क्या करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करता है। आपके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करने का काम कौन करता है आपका प्रिय छात्रों, आपका WBC करता है। कौन करता है WBC। उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाता है, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाता है वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स या फिर वाइट ब्लड सेल भी बोला जाता है। अब देखिए आपको पूछता है कि WBC का उत्पत्ति कहाँ होता है, उसका उत्पत्ति अगर बोलेगा तो आपका कहाँ हो जाएगा प्रिय छात्रों, अस्थि मज्जा में हो जाता है। कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में हो जाता है। इसकी उत्पत्ति कहाँ हो जाता है, अस्थि मज्जा में हो जाता है। उसके बाद एक सवाल ये भी पूछ सकता है कि इसका कब्रिस्तान किसको कहा जाता है, तो इसका कब्रिस्तान आपका प्लीहा को कहा जाता है। किसको, स्प्लीन यानी प्लीहा को कहा जाता है। अब ये भी पूछ सकता है कि WBC का जीवन काल बताइए, तो देखिए इसका जीवन काल ना आपका 13 से लेकर के 20 दिनों तक होता है। 13 से लेकर के 20 दिनों तक हो सकता है। ये भी सवाल आपका बन सकता है। तो इन सभी बातों को भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलते हैं 5 के बाद चलते हैं छठा प्रश्न में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। देखिए जब भी आपको ना सुरक्षा, शरीर सुरक्षा के बारे में, रोग के बारे में जब भी पूछे तो आपको आंख बंद करके WBC टिक मार देना है। देखिए प्रश्न संख्या 6 क्या है, शरीर का कौन सा अंग रक्त उत्पादन करता है। हमारे शरीर का कौन सा अंग रक्त का उत्पादन करता है, क्या मस्तिष्क यानी ब्रेन, या फिर अस्थि मज्जा, या फिर हृदय, या फिर फेफड़ा। आप लोग बताइए फटाफट। तो देखिए हृदय जो है ये आपका, हमारे शरीर में हृदय कितने कोष्ठ में पाया जाता है, 4 वेशम यानी 4 चेंबर में पाया जाता है, आप सबको पता है। और मस्तिष्क जो है ये मस्तिष्क कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में बांटा गया, इस बात को भी आप जानते हैं। तो देखिए शरीर का कौन सा अंग रक्त का उत्पादन करता है, तो आपका कौन हो जाएगा, अस्थि मज्जा हो जाएगा। अस्थि मज्जा जिसको क्या बोलते हैं, बोन मेरो बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे छात्रों, बोन मेरो बोलते हैं। इसी में क्या होता है आपका रक्त का उत्पादन होता है। आप लोग कभी शायद क्रिस 3 मूवी देखे होंगे, उसमें बोन मेरो वाला डिस्कशन बहुत बार किया गया है। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं 6 के बाद चलते हैं 7वां प्रश्न में। 6 के बाद चलते हैं 7वां प्रश्न में। देखिए 7वां प्रश्न क्या है कि केचुआ कृषकों का परम मित्र होता है क्योंकि। देखिए केचुआ को ना किसानों का मित्र कहा जाता है। सही बात है कि केचुआ को किसानों का मित्र कहा जाता है। या फिर ये भी सवाल बनता है कि किसानों का मित्र किसे कहा जाता है, वहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ रहता है। तो आपको क्या टिक करना है कि केचुआ को कहा जाता है, केचुआ को किसानों का मित्र। अब क्या रीज़न है कि क्या वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, नहीं, ये तो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण आपका राइजोबियम बैक्टीरिया करता है। कौन करता है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, राइजोबियम बैक्टीरिया करने का काम करता है इस काम को। तो देखिए उसके बाद जमीन को छिद्रयुक्त बनाकर मृदा में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाता है, हाँ ये बात सही है। उसके बाद कीटनाशक का कार्य करता है, बिल्कुल नहीं। उसके बाद कवकनाशक का कार्य करता है, बिल्कुल नहीं। तो देखिए केचुआ जो है कृषकों का परम मित्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि केचुआ क्या करता है, जमीन को छिद्रयुक्त बना देता है और छिद्रयुक्त बना करके मृदा में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाता है। देखिएगा जहाँ पे केचुआ रहता है ना, वहाँ पे जमीन को वो बुलबुला टाइप का बना देता है, वहाँ पे मिट्टी सबको ना बिल्कुल बुलबुला बना देता है और छेद बना देता है। तो यही क्या हो जाएगा, इस सवाल का जवाब हो जाएगा प्रिय छात्रों 7 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलते हैं 7 के बाद चलते हैं 8वां प्रश्न में। 7 के बाद 8वां प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है आपका, देखिएगा कि मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म होता है। देखिए आप सबको पता है कि मनुष्य में कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं, 46। अगर संख्या में बोले तो 46, अगर जोड़े में बोले तो 23। इन 23 में से आपको पता है कि जो 22 जोड़ा जो क्रोमोसोम है इसका लिंग निर्धारण में कोई भूमिका नहीं है, जिसको ऑटोसोमल क्रोमोसोम कहा जाता है। सिर्फ आपका जो एक जोड़ा जो क्रोमोसोम है आपका, सॉरी यहाँ 22 नहीं 23 जोड़ा हुआ, हाँ सही है। यहाँ पे आपका एक जोड़ा जो क्रोमोसोम है जो आपका एक्स और वाई है, यही क्या करता है आपका लिंग निर्धारण में मेन भूमिका निभाता है। तो देखिए बोला है कि क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म होता है, तो किसके मिलने से बालक का जन्म होगा, तो क्या बोला है कि पुरुष का एक्स और स्त्री का एक्स, या फिर पुरुष का एक्स वो स्त्री का एक्स, दोनों बार हो गया, सेम हो गया प्रिय छात्रों। उसके देखिए क्या बोला है, पुरुष का वाई और स्त्री का एक्स, और देखिए पुरुष का वाई और स्त्री का वाई। देखिए आप सबको बताते चले कि देखिए जो फीमेल में जो है, फीमेल में कौन सा सेक्स क्रोमोसोम पाया जाता है, वो आपका एक्स क्रोमोसोम पाया जाता है। इस बात को आप नोट करते चलेगा, समझते चलेगा थोड़ा सा कि फीमेल में आपका एक्स क्रोमोसोम पाया जाता है और मेल में XY क्रोमोसोम पाया जाता है। मेल में क्या पाया जाता है, XY क्रोमोसोम पाया जाता है। अब देखिए कोई भी बच्चा लड़का तभी हो सकता है जब उसमें कौन सा क्रोमोसोम होगा, Y क्रोमोसोम होगा। देखिए जनरली लड़की तो चाहे वो ये वाला क्रोमोसोम दे या फिर ये वाला क्रोमोसोम दे, तो
वो तो हमेशा एक्स ही देगी, वो हमेशा एक्स ही देगी। अब डिपेंड करता है किस पर, उस आदमी पर डिपेंड करता है, यानी उस बच्चे के बाप पे डिपेंड करता है कि वो एक्स क्रोमोसोम दे रहा है कि वाई क्रोमोसोम दे रहा है। अगर वो यहाँ से वाई क्रोमोसोम दिया तो क्या हो जाएगा, एक्स और वाई मिलकर के बालक हो जाएगा। तो समझ गए आप लोग, इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा कि पुरुष वाई और स्त्री एक्स। अगर पुरुष वाई देगा और स्त्री एक्स देगा तो क्या हो जाएगा, वो बालक का जन्म होगा। किसका जन्म होगा, बालक का जन्म होगा प्रिय छात्रों। ठीक है, चलते हैं इसके बाद 8 के बाद चलते हैं प्रश्न संख्या 9 में चलते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 9 क्या बोल रहा है कि जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है। देखिए जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है, क्या आपका कंकाल में या फिर तांत्रिका में या फिर संयोजी में या फिर जनन में। आप लोग जवाब दीजिए, फटाफट जवाब दीजिए। तो देखिए कौन से किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है, तो तांत्रिका ऊतक में कोई भी कोशिका विभाजन नहीं होता। जन्म के बाद तांत्रिका ऊतक में कोई भी कोशिका विभाजन नहीं होता प्रिय छात्रों। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप लोग इसको नोट करते हुए भी चलिएगा। चलते 9 के बाद चलते 10वां प्रश्न। देखिए प्रश्न संख्या 10 क्या है कि ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है। क्या आपका कोयला हो जाएगा या फिर परमाणु हो जाएगा या पेट्रोल हो जाएगा या फिर सौर हो जाएगा। तो आप किस रूप का इस्तेमाल कीजिएगा तो क्या होगा, प्रदूषण नहीं होगा। तो देखिए आपको पता है कि अगर आप पेट्रोल इस्तेमाल कीजिएगा तब भी प्रदूषण होगा, आप परमाणु कीजिएगा इस्तेमाल तब भी प्रदूषण होगा, कोयले का इस्तेमाल कीजिएगा तब भी प्रदूषण होगा। एकमात्र आपका क्या है, सौर जो है, ऊर्जा का सौर रूप जो है, इसका अगर आप इस्तेमाल कीजिएगा तो इसमें कोई भी प्रदूषण नहीं होगा। एक होता है सौर हो जाता है, एक आपका पवन ऊर्जा का भी अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तब भी कोई प्रदूषण नहीं होता है। इस तरह का सवाल आपका टीआरई 1 में पूछा गया था प्रिय छात्रों। किसमें, टीआरई 1 में पूछा गया था। चलते हैं 10 के बाद चलते हैं 11वां प्रश्न। अब यहाँ से आपका सवाल शुरू होगा, किसका, आपका केमिस्ट्री का सवाल शुरू होगा। यहाँ से देखिए क्या सवाल है कि भोपाल गैस त्रासदी जो हुआ था से संबंधित यौगिक का नाम था। देखिए आप सबको पता है कि 1984 में भोपाल के एक ना फैक्ट्री में क्या हुआ था, एक घटना हुआ था, बहुत भयानक घटना हुआ था। तो देखिए उस घटना के पीछे कौन सा यौगिक था, क्या आपका मिथाइल अल्कोहल था या फिर फॉस्फोजिन था या फिर मिथाइल आइसोसाइनेट था या फिर मिथाइल एमाइन था। तो देखिए ये जो सवाल है बहुत बार कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया सवाल है। देखिए आप सबको पता है कि जो मिथाइल आइसोसाइनाइड है, मिथाइल आइसोसाइनाइड, इसका रिएक्शन किसके साथ हो गया था प्रिय छात्रों, जल के साथ हो गया था। किसके साथ, जल के साथ इसका रिएक्शन हो गया था, जिस वजह से 1984 में क्या हो गया था, 1984 में भोपाल का एक फैक्ट्री में खतरनाक एक हादसा हुआ था जिसको किस नाम से जाना जाता है, भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जाना जाता है। और इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 11 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलते हैं 11 के बाद चलते हैं 12वां प्रश्न में। देखिए 12वां प्रश्न आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 आपका बोल रहा है कि फॉर्मिक अम्ल किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है। फॉर्मिक अम्ल जो है वो किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है, क्या दीमक के द्वारा, तिलचट्टा के द्वारा, लाल चींटी के द्वारा या फिर मच्छर के द्वारा। तो देखिए आप सबको पता है कि फॉर्मिक अम्ल जो है वो चींटी के डंक में पाया जाता है। चींटी और बिच्छू और आपका क्या हो जाता है, वो मधुमक्खी के भी डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। लाल चींटी लिख दे या फिर आपका क्या रहे, मधुमक्खी रहे, क्या रहे प्रिय छात्रों, मधुमक्खी। देखिए चाहे आपका क्या रहे, लाल चींटी रहे या फिर मधुमक्खी रहे, तो उसके डंक में क्या पाया था, फॉर्मिक अम्ल पाया था। सिर्फ चींटी बोले तो उसमें वो गलत हो सकता है, लेकिन लाल चींटी बोलेगा तभी फॉर्मिक अम्ल होगा प्रिय छात्रों। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगर आपका ऑप्शन में चींटी भी है और ऑप्शन में आपका लाल चींटी भी है तो आपको किस में टिक मारना है, लाल चींटी में टिक मारना है। चलते हैं 12 के बाद चलते हैं 13वां प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न संख्या 13 में देखिए 13वां प्रश्न आपका क्या है कि इनमें से कौन सा एक अकीरिय गैस नहीं है। आपको ढूंढ के निकालना है कि कौन एक अकीरिय गैस नहीं है। तो आप सबको पता है कि अकीरिय गैस किसको बोलते हैं, जो आपका कोई भी रिएक्शन नहीं करता, मतलब जिसका ऑक्टेट पूरा रहता है। देखिए आपको पता है कि जो आवर्त सारणी में जो 18वां ग्रुप है, 18वां ग्रुप जिसको किस नाम से जाना जाता है, इसको जीरो ग्रुप के नाम से भी जाना जाता है। रीज़न क्या है कि यहाँ पे जितने सारे तत्व है ना, सबका वैलेंसी कितना होता है, जीरो होता है। इस वजह से उसको जीरो ग्रुप भी कहा जाता है। अब देखिए इसमें कौन कौन आता है, आपका हीलियम आता है, नियोन आता है, आपका आर्गन आता है, आपका क्रिप्टन आता है, आपका रेडोन आता है। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, रेडोन और एक आपका क्या आता है, जेनन आता है। आपका हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, सॉरी जेनन पहले आता है, रेडोन बाद में आता है। इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, ये 18वां ग्रुप यानी पूरा सब क्या हो जाएगा, निष्क्रिय गैस हो जाएगा। अब आपको बोला कि कौन सा अक्रिय गैस नहीं है, तो देखिए आपका रेडोन तो है प्रिय छात्रों, आपका आर्गन भी है और आपका देखिए आपका क्या है, नियोन भी है। आपका कार्बन जो है, कार्बन ये आपका अक्रिय गैस नहीं है। कार्बन आपका अक्रिय
गैस नहीं है। अगर आपको ऐसे सवाल ये पूछ दे कि बताइए वायुमंडल में आर्गन की मात्रा कितनी है, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए प्रिय छात्रों कि वायुमंडल में आर्गन की मात्रा कितना प्रतिशत है। चलते हैं इसका, तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और आप ये भी बताइए अगर यहाँ से ये पूछ देता कि कार्बन के अपर रूप कौन कौन से हैं, अगर कार्बन के अगर आपको अपर रूप पूछे तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में बताएं। देखिए आप कमेंट करते हैं ना, तो उससे क्या होता है कि आप जिस चीज़ को कमेंट कीजिएगा वो आपको याद रह जाएगा, आपके दिमाग में फिट हो जाएगा, आपके दिमाग में वो हमेशा के लिए सेट हो जाता है। चलते हैं 13 के बाद चलते हैं 14वां प्रश्न में। प्रश्न संख्या 14 देखिए क्या बोल रहा है कि अस्पतालों में कृत्रिम सांस के लिए प्रयुक्त ऑक्सीजन निम्न गैसों का मिश्रण होता है। देखिए जब आदमी क्या होता है ना कि जब सांस लेने के योग्य नहीं होता है, मतलब वो उसका बॉडी इस तरह से काम नहीं कर पाता है कि वो नेचुरली सांस ले, तो उस कंडीशन में क्या किया जाता है, उसको ऑक्सीजन में लगाया जाता है, उसको डायरेक्ट ऑक्सीजन सप्लाई किया जाता है। तब वो जो ऑक्सीजन का जो ऑक्सीजन होता है सिलेंडर में, वो किसका मिश्रण होता है, क्या वो आपका ऑक्सीजन एवं हीलियम का मिश्रण होता है, या फिर नाइट्रोजन एवं आर्गन का मिश्रण होता है, या फिर ऑक्सीजन एवं आर्गन का मिश्रण होता है, या फिर ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण होता है। आप लोग बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। इसको हम लोग हालांकि हर दिन अपने रियल लाइफ में देखते हैं, डेली लाइफ में देखते हैं, लेकिन कभी हम लोगों ने कभी नोटिस नहीं किया था कि उस सिलेंडर में किस किस का मिश्रण होता है। तो आप ध्यान रखिएगा कि वो जो सिलेंडर होता है जिसका इस्तेमाल ऑक्सीजन के रूप में किया जाता है, वो ऑक्सीजन किसका मिश्रण होता है प्रिय छात्रों, ऑक्सीजन और हीलियम का होता है। किसका होता है, ऑक्सीजन और हीलियम का होता है। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ से ना एक ये भी सवाल बनता है कि गोताखोर जो पानी के अंदर जाता है, गोताखोर जो पानी के अंदर जाता है वो कौन सा गैस को लेके जाता है, तो यही ऑप्शन हो जाएगा, हीलियम भी हो जाएगा प्रिय छात्रों। चलते हैं इसके बाद चलते हैं 14 के बाद चलते हैं 15 प्रश्न में, प्रश्न संख्या 15 में। देखिए ये आपका सवाल ना, ये सवाल आपका बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है और इसको बच्चा इग्नोर करता है। एक बार ये आपका एएमयू में भी पूछा गया था, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का अधिक सामान्य नाम क्या है। ये आपका ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये आपका एएमयू में भी पूछा गया सवाल है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। यानी हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह का सवाल आपका बनता है। तो देखिए ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ना क्या बोला जाता है, शुष्क बर्फ के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, शुष्क बर्फ को, जो ड्राई आइस होता है, जो आपका ड्राई आइस होता है, इसको क्या बोला जाता है प्रिय छात्रों, इसको बोला जाता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बोला जाता है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। इस बात को आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलते 15 के बाद चलते हैं 16वां प्रश्न में। देखिए 16वां प्रश्न आपका क्या है कि उच्च कोटि का कोयला है। देखिए आप सबको तो पता है, आप लोग जवाब दीजिए। आप सबको पता है कि कोयले कितने, 4 प्रकार के होते हैं। कोयले कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। सबसे पहले क्या, एंथ्रासाइट, फिर आपका एंथ्रासाइट, फिर एक होता है लिग्नाइट, फिर बिटुमिनस, फिर पीट। ये सभी आपका क्या होता है, एंथ्रासाइट, फिर बिटुमिनस, फिर लिग्नाइट और पीट। ये आपका 4 प्रकार का क्या होता है, कोयला होता है। इनमें से अगर बोले कि सबसे खराब कोयला कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सबसे खराब हो जाएगा आपका पीट, जो है सबसे खराब कोयला हो जाता है। उसके बाद अगर सबसे अच्छा बोले तो आपका क्या हो जाएगा प्रिय छात्रों, एंथ्रासाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एंथ्रासाइट जो है वो सबसे उत्तम कोयला इसको माना जाता है, सबसे उच्च कोटि का कोयला माना जाता है। अगर आपको बोले कि मुलायम कौन होता है, मुलायम कोयला की अगर बात करें, आपको ये भी पूछ सकते हैं कि कौन सा कोयला मुलायम होता है, तो आपका कौन हो जाएगा, आपका बिटुमिनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बिटुमिनस हो जाएगा। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा प्रिय छात्रों, इस सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर सी। आपसे ये भी पूछ सकता है कि भारत में सर्वाधिक किस राज्य में कोयले का उत्पादन होता है, तो किस में होता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए किस में होता है। भारत में सर्वाधिक किस में होता है, झारखंड में होता है, झारखंड में होता है। और ये भी सवाल बन सकता है कि झारखंड में एक जगह है, झारखंड में एक जगह क्या, झरिया है, झरिया। ये झरिया किस लिए फेमस है, तो झरिया आपका किसके लिए फेमस है, कोयले के लिए फेमस है। चलते हैं 16 के बाद चलते हैं 17वां प्रश्न में, प्रश्न संख्या 17 में। देखिए 17 क्या बोला है आपका कि ट्राइटियम किसका समस्थानिक है, ट्राइटियम किसका समस्थानिक है। पहले तो आप जाने कि समस्थानिक किसको बोलते हैं, यानी उसका परमाणु संख्या क्या होगा, परमाणु संख्या सेम होगा लेकिन परमाणु भार अलग अलग होगा। परमाणु संख्या सेम होगा प्रिय छात्रों और भार क्या होगा, अलग अलग होगा, तो उसको क्या बोलते हैं, समस्थानिक बोलते हैं। अब देखिए क्या बोला, ट्राइटियम किसका समस्थानिक है, तो आप सबको पता है कि ट्राइटियम किसका, हाइड्रोजन का समस्थानिक है। किसका प्रिय छात्रों, हाइड्रोजन का समस्थानिक है। और आप ये भी जानते हैं कि हाइड्रोजन का कितना समस्थानिक है, कुल 3 समस्थानिक है। कुल कितना समस्थानिक है, 3 समस्थानिक है। पहले को क्या बोलते हैं, प्रोटियम बोलते हैं। आप लोगों को लिखा दे रहे हैं, चलिए हिंदी में ही लिखते हैं, प्रोटियम। पहला क्या है प्रिय छात्रों, प्रोटियम। उसके बाद क्या आपका ड्यूटेरियम, 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 ड्यूटेरियम। और आपका तीसरा क्या है आपका, ट्रीटियम। तीसरा है ट्रीटियम।
ये आपका हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक है। और आप एक बात ये भी ध्यान रखिएगा कि पूछता है कि किसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है, किसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है, तो प्रोटियम जो है इसमें न्यूट्रॉन जो है इसमें न्यूट्रॉन जो नाभिक में पाया जाता है, ये न्यूट्रॉन इसमें प्रोटियम में नहीं पाया जाता है। इस बात को भी आप नोट कर लीजिएगा। तो चलिए इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा मेरे छात्रों, तो ट्राइटियम यानी वही ट्राइटियम या फिर वही ट्रीटियम जिसको बोलते हैं, ये आपका किसका है, आपका हाइड्रोजन का समस्थानिक है। चलते हैं इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न में, 17 के बाद चलते हैं 18वां प्रश्न। देखिए 18वां प्रश्न क्या है, बहुत आसान है कि जे थॉमसन को डेस्क यहाँ पे खाली जगह है की खोज के लिए भौतिक में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। देखिए जे थॉमसन को जो नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था वो किस कारण से हुआ था, क्या प्रोटॉन की खोज के लिए या फिर पॉजिट्रॉन की खोज के लिए या न्यूट्रॉन की खोज के लिए या फिर इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए। तो देखिए आपको अगर याद रखना है क्या याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन का खोज कौन किया, प्रोटॉन का खोज कौन किया और न्यूट्रॉन का खोज कौन किया। तो आप एक ट्रिक याद रखिएगा, बहुत आसान सा ट्रिक है। क्या ट्रिक है कि ईंट पर नाच। देखिए यहाँ से ई से हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, टॉ से हो जाएगा वही जे थॉमसन, पौ से हो जाएगा प्रोटॉन और रॉ से हो जाएगा रदरफोर्ड, नौ से हो जाएगा न्यूट्रॉन और चौ से हो जाएगा चैडविक। ये आप ट्रिक याद रखिएगा जिससे आप कभी नहीं भूलिएगा। तो अब बोलिए टॉ से थॉमसन और क्या है, थॉमसन है ना, तो किसका खोज किया था, आपका इलेक्ट्रॉन का खोज किया था। किसका खोज किया था मेरे छात्रों, इलेक्ट्रॉन का खोज किया था। और आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है। कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। यहाँ पे जो एक चीज़ आपका है कौन, पॉजिट्रॉन जो है, पॉजिट्रॉन, इसका खोज कौन किया था आप लोग बताइए। पॉजिट्रॉन का खोज कार्ल एंडरसन ने किया था। किसने किया था, कार्ल एंडरसन ने। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी में जो आपका पॉजिट्रॉन है उसका खोज किसने किया था, कार्ल एंडरसन ने किया था, कार्ल एंडरसन। इस बात को भी आप लोग नोट कर लीजिएगा प्रिय छात्रों। चलते हैं इसके बाद चलते हैं, इस ट्रिक को आप याद रखिएगा ताकि एग्जाम में अगर पूछे तो आप आसानी से बना सके। चलिए 18 के बाद चलते हैं 19वां प्रश्न। देखिए 19वां प्रश्न आपको क्या बोल रहा है कि हाइग्रोमीटर किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। जो हाइग्रोमीटर है उसका इस्तेमाल किसके नापने के लिए किया जाता है। तो आपको बताते चले कि समुद्र की जो गहराई है, समुद्र की गहराई, इसको मापने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, फेदोमीटर का। किसका प्रिय छात्रों, फेदोमीटर का इस्तेमाल किसमें, समुद्र की गहराई मापने के लिए। और आपको पता है कि दूध की शुद्धता मापने के लिए लैक्टोमीटर किसका इस्तेमाल किया जाता है, लैक्टोमीटर। इसका इस्तेमाल किसमें करते हैं, दूध की शुद्धता मापने के लिए। और द्रव्य की आपेक्षिक घनत्व मापने के लिए इसमें क्या आता है, हाइड्रोमीटर। किसका, हाइड्रोमीटर इसमें इस्तेमाल किया जाता है। आपको एक ऑप्शन क्या बचा, जो सी बचा, ऑप्शन नंबर सी, कि वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता यानी वायुमंडल की आर्द्रता मापने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, हाइग्रोमीटर का। आप इन सभी बातों को भी नोट कर लीजिएगा। तो 19 का आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते 19 के बाद चलते प्रश्न संख्या 20 में। देखिए प्रश्न संख्या 20 क्या बोल रहा है कि सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण किस कारण से होता है, क्या नाभिक के विखंडन द्वारा या फिर नाभिक के संलयन द्वारा या फिर ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं द्वारा या फिर अपकरण अभिक्रियाओं द्वारा। तो आप सबको पता है कि सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण किसी कारण होता है, वो नाभिकीय आपका संलयन द्वारा होता है। किसके द्वारा, नाभिकीय संलयन द्वारा होता है प्रिय छात्रों। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं 20 के बाद चलते हैं 21वां प्रश्न में, क्वेश्चन नंबर 21। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोला है कि निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होती है, किसमें ऋणात्मक आवेश होती है। क्या आपका एक्स किरण में या फिर ए या फिर अल्फा हो जाएगा, अल्फा किरण में या फिर बीटा किरण में या फिर गामा किरण में। तो बताइए किसमें ऋणात्मक आवेश होती है। आप लोग को बताते चले, देखिए जो आपका यहाँ पे एक्स किरण है, एक्स किरण, इस पर कोई भी चार्ज, इसमें कोई चार्ज नहीं है। कोई चार्ज मतलब यानी नो चार्ज लिख देते हैं यहाँ पे, इसमें कोई भी चार्ज नहीं है। आपका अल्फा जो किरण है, अल्फा किरण, इसमें कैसा चार्ज होता है मेरे छात्रों, इसमें आपका पॉजिटिव चार्ज होता है। ये सब बात आप नोट करते हुए चलिएगा। इसमें कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है यानी धनात्मक होता है। बीटा किरण जो है, बीटा में कैसा चार्ज होता है, बीटा में होता है आपका निगेटिव चार्ज होता है। कैसा चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है बीटा में। और आपका जो गामा किरण है, गामा किरण, इसमें भी आपका कोई भी चार्ज नहीं होता है। इसमें भी आपका नो चार्ज यानी कोई भी चार्ज इसमें भी नहीं होता है। अब आपको सवाल पूछा था कि किसमें ऋणात्मक आवेश होगा, तो देखिए आपको ऋणात्मक आवेश किसमें हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सी, बीटा में हो जाएगा। किसमें हो जाएगा, यानी बीटा कण में क्या हो जाएगा, कोई भी चार्ज नहीं होगा। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा मेरे छात्रों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं 21 के बाद चलते हैं 22वां प्रश्न में। देखिए 22वां प्रश्न आपको क्या बोल रहा है कि अवतल लेंस प्रयुक्त होता है
किसके सुधारने में? क्या आपका मोतियाबिंद को सुधारने में, या दीर्घ दृष्टि को सुधारने में, या निकट दृष्टि को सुधारने में, या दूर दृष्टि को सुधारने में? तो आप लोग बताइए अवतल लेंस का इस्तेमाल किस में किया जाता है? तो आप सबको पता है कि अवतल लेंस का इस्तेमाल किस में किया जाता है? निकट दृष्टि को सुधारने में। किसको? निकट दृष्टि को सुधारने में किसका इस्तेमाल किया जाता है? अवतल लेंस का। अगर आपको पूछ देता कि उत्तल लेंस का, तब क्या हो जाता? तब हो जाता आपका दूर दृष्टि को सुधारने में। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं 22 के बाद चलते हैं 23वां प्रश्न में। 22 के बाद 23वां प्रश्न। देखिए 23वां प्रश्न आपका क्या पूछ रहा है कि रेटिना पर नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है। जो रेटिना पर नेत्र द्वारा प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है? क्या वास्तविक उल्टा और छोटा, वास्तविक सीधा और छोटा, वास्तविक सीधा और छोटा, अवास्तविक उल्टा और छोटा? तो आप सबको पता है कि रेटिना पर प्रतिबिंब कैसा बनता है? पहले तो वास्तविक बनता है। अगर वास्तविक होगा तो जाहिर सी बात है उल्टा होगा, उल्टा होगा तो जाहिर सी बात है वो कैसा होगा? छोटा होगा। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा प्रिय छात्रों? ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं 23 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं 23 के बाद चलते हैं 24वां प्रश्न में, क्वेश्चन नंबर 24। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है कि ठोस कपूर से कपूर वाष्प, यानी ठोस से वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आपका क्या वाष्पीकरण कहेंगे, या फिर हिमीकरण कहेंगे, या फिर पिघलना कहेंगे, या फिर उद्रपातन कहेंगे? तो देखिए अगर आपका द्रव से वाष्प में बदलता तब उसको वाष्पीकरण बोलते। ठीक है, अगर वो आपका जमता तो उसको क्या बोलते? आपका द्रव से अगर बर्फ बनता तो उसको हिमीकरण बोलते। अगर आपका द्रव से अगर आपका ठोस यानी बर्फ से अगर पानी में बदलता तो उसको पिघलना बोलते। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है कि ठोस से डायरेक्ट वाष्प में बदल रहा है, तो इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे प्रिय छात्रों? उद्रपातन बोलेंगे, सब्लिमेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सब्लिमेशन बोलेंगे। कभी कभी इस जगह में ना कुछ और नाम लिखा रहता है, तो आप लोगों ने क्या कीजिएगा, उसका इंग्लिश और हिंदी दोनों ही पढ़ लीजिएगा, उससे आपको दिक्कत नहीं होगा। चलते हैं 24 के बाद चलते हैं 25वां प्रश्न में। देखिए 25वां प्रश्न और आज के सेशन का अंतिम प्रश्न क्या बोला है कि न्यूटन का निम्न में से कौन सा नियम बल की परिमाणात्मक परिभाषा देता है? न्यूटन साहब ने 3 नियम दिए थे, उन तीनों नियम में से कौन सा नियम बल की परिभाषा को देता है? बल की परिभाषा क्या है आपका? F = ma। F आपका हो जाएगा फोर्स यानी बल, m हो जाएगा मास, और ये हो जाएगा एक्सेलरेशन यानी त्वरण, और द्रव्यमान का गुणनफल क्या होता है? आपका बल होता है। इस परिभाषा को उन्होंने अपने गति के किस नियम से, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम, या फिर गति का पहला नियम, या गति का तीसरा नियम, या फिर गति का दूसरा नियम? तो आप सबको पता है उन्होंने कौन से नियम से दिया था? आपका गति का दूसरा नियम। कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? गति का दूसरा नियम हो जाएगा प्रिय छात्रों। इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अब आपको यहाँ से क्या बताना है कमेंट बॉक्स में कि रॉकेट जो चलता है, रॉकेट जो चलता है वो न्यूटन साहब के कौन से गति के नियम के आधार पर चलता है? इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो प्रिय छात्रों बताइए हम लोगों का 25 क्वेश्चन में से कितना हल हो पाया, और आपको आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आप लोग इसी तरह से मेहनत करते रहें, हमारे साथ जुड़े रहें, और इसी तरह से अपना प्यार देते रहें। हम लोग इसी तरह आप लोग के साथ मेहनत करते रहेंगे। और घबराइए मत, जब तक एग्ज़ाम नहीं आएगा, जब तक एग्ज़ाम का डेट नहीं आएगा, हम लोग इसी तरह से हर दिन आप लोग को रिवाइज कराते चलेंगे, नए नए क्वेश्चन लेके आते रहेंगे, ताकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। जो ही आपका एग्जाम का डेट आ जाएगा, हम लोग हर दिन लाइव क्लास और मैराथन क्लास लेके आएंगे। आप लोग को एग्जाम के दिन तक नहीं छोड़ेंगे, हर हाल में आप लोगों को एक सरकारी कॉलेज में एक सीट दिला के छोड़ेंगे प्रिय छात्रों। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए आप लोग एंजॉय कीजिए और पढ़ते रहिए।